हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पिछले वीडियो में टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में पढ़े थे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रक्रिया में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। उसमें हम लोगों ने देखा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। इसके बिना जेनेटिक इंजीनियरिंग कर पाना संभव नहीं होता। इसके साथ साथ लाइसोजाइम, इसके साथ साथ डीएनए लाइगेजेज, फास्फेटेजेज जैसे एंजाइमों की आवश्यकता होती है। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टेप्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। आज के लेक्चर का मुख्य पॉइंट है स्टेप्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रक्रिया को संपादित करने के लिए, प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती, कितने स्टेप्स में ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो सबसे पहला काम जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में सबसे पहला कार्य है आइसोलेशन ऑफ ए डिजायर्ड जीन। जिस जीन को हमको लेना है, जिसको वेक्टर में जोड़ना है, ऐसे जीनों की पहचान करके उसको अलग कर लेना, तभी जाके इसको हम किसी वेक्टर में जोड़ेंगे और किसी पोर्शन में ट्रांसफर करेंगे। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, दैट इज आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। फिर सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं कि ये जो आइसोलेटेड जीन है, जो डिजायर्ड जीन है, इसको किस में जोड़ा जाए? जोड़ा जाएगा उसमें जिसमें इसकी अनेक कापियां बन जाए, जिसमें यह आसानी से जुड़ जाए। तो जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो सेकेंड स्टेप में सिलेक्शन ऑफ ए वेक्टर, एक ऐसे संवाहक, एक ऐसे वेक्टर की तलाश करते हैं जिसमें बाहरी जीन को समाहित करने की, अपने साथ जोड़ लेने की क्षमता हो, साथ ही उसकी अनेक प्रतिलिपियां, अनेक कॉपी उसकी बन सके, ऐसे वेक्टर की तलाश हम करते हैं सेकेंड स्टेप ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग में। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं कि जब हम किसी वेक्टर में डिजायर्ड जीन को जोड़ देते हैं, वांछित जीन को जोड़ देते हैं, तो उससे क्या बन जाता है? एक नया डीएनए हमको मिल जाता है, जिसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। तो थर्ड स्टेप में हम फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाते हैं। फिर फोर्थ स्टेप, जो अंतिम स्टेप ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग है, उसमें हम क्या करते हैं कि ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए थर्ड स्टेप में बनता है, उसको किसी होस्ट सेल में ट्रांसफर करते हैं, ताकि उनकी अनेक कापियां, अनेक जो क्लोन्स हैं, वो बन सके और उनसे बहुत सारे प्रोडक्ट तैयार हो सके। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस को करने के लिए 4 स्टेप्स की आवश्यकता होती है। फर्स्ट, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। सेकेंड, सिलेक्शन ऑफ ए वेक्टर। थर्ड, formation of recombinant DNA, and fourth, formation of transfer of recombinant DNA into host में इसको ट्रांसफर करना, एक अच्छे पोषक में इसको स्थानांतरित करना जेनेटिक इंजीनियरिंग का चौथा स्टेप होता है। आइए हम सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन अर्थात जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो पहला स्टेप है उसके बारे में हम देखें। तो पहले स्टेप में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट करते हैं। कोशिका से, अगर जीवाणु कोशिका से डीएनए को आइसोलेट करना है, तो सबसे पहले जीवाणु में कोशिका भित्ति सेल वॉल पाई जाती है, जो काफी रिजिड होती है, जो पेप्टिडोग्लाइकान की बनी होती है। तो ऐसे सेल वॉल को डिसॉल्व करने के लिए हमको एंजाइम की आवश्यकता होती है, जिस एंजाइम द्वारा इस सेल वॉल को डिसॉल्व करते हैं उसको लाइसिंग एंजाइम कहते हैं। विशेषकर लाइसोजाइम का प्रयोग किया जाता है, जो बैक्टीरियल सेल वॉल को डिसॉल्व कर देती है, जिससे बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो आसानी से हमको प्राप्त हो जाता है। फिर हम सेकेंड में क्या करते हैं? सेकेंड में हम क्लीवेज ऑफ डीएनए, जो बैक्टीरियल डीएनए है, जो हमको मिला हुआ डीएनए है, उस डीएनए को क्या करते हैं कि उसको पैलिंड्रोम सीक्वेंस की उसमें खोज करते हैं कि एक ऐसा सीक्वेंस जो 4 से 6 न्यूक्लियोटाइड का बना हो। ऐसे सीक्वेंस की तलाश हम उसमें करते हैं, उसको काट कर
उस डीएनए से अलग करते हैं। एक यहाँ सीक्वेंस लिखा हुआ है डीएनए का, जिसमें 3-5 स्टैंड पर जो न्यूक्लियोटाइडों का क्रम है वो GAATTC है। अगर 3-5 पर घातक है GAATC है तो 5 स्टैंड पर क्या होगा, G किससे जुड़ा होता है C से, एक किससे जुड़ा होता है T से, तो ये हो जाएगा CTTAAG। इस तरह से हम पैलिंड्रोम सीक्वेंस को काटकर डीएनए से अलग कर लेते हैं। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। ऐसे कटे हुए डीएनए को हम डीएनए खंडों को अलग करते हैं। इसके लिए हम डीएनए खंडों को एक जेल में डाल देते हैं और उस जेल को उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम पास कर देते हैं। जब इलेक्ट्रोफोरेसिस से उसको गुजारते हैं तो डीएनए के जो छोटे बड़े खंड होते हैं वह एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। डीएनए हैविंग नेगेटिव चार्ज, डीएनए पर कैसा चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज डीएनए पर किस कारण से होता है, ड्यू टू फास्फेट ग्रुप। फास्फेट ग्रुप के कारण डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ऐसे खंड मूव टुवर्ड्स एनोड, जिन पर नेगेटिव चार्ज होगा वो किधर जाते हैं, वो एनोड के तरफ जाते हैं। मैट्रिक्स जो यूज होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए वह एगारोज जेल होता है। और एगारोज जेल कहाँ से प्राप्त होता है, यह रेड एलगी से निकाला जाता है, जिसको अगार अगार या एगारोज जेल कहते हैं। इस एगारोज जेल में जो डीएनए फ्रेगमेंट है वो अरेंज हो जाते हैं और इनको देखने के लिए, इनको रंगने के लिए एक स्पेशल स्टेन का प्रयोग किया जाता है। यह स्टेन का नाम भी कई बार पूछा है, डीएनए पर कैसा चार्ज होता है, ये भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा है, जिसको आप याद रखेंगे। तो डीएनए को की स्टेनिंग करने के लिए एक स्पेशल स्टेन का यूज होता है जिसका नाम है इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड में डीएनए के खंडों को जब हम अल्ट्रावायलेट रेज से पास करते हैं तो ये ऑरेंज कलर के दिखते हैं। डीएनए किस कलर का दिखता है, ऑरेंज कलर का दिखता है। कट डीएनए सेगमेंट ऑन एगारोज जेल, एगारोज जेल पर कटे हुए डीएनए खंडों को हम अलग करते हैं। इस प्रोसेस को हम छालन या इल्यूशन कहते हैं। डीएनए के जो डिफरेंट खंड होते हैं उनको हम एगारोज जेल पर रखकर अलग करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इल्यूशन। दिस प्रोसेस को हम इल्यूशन कहते हैं। दिस डीएनए यूज एज ए ज्वाइंट, ऐसे अलग किए हुए डीएनए को हम वेक्टर में ले जाकर जोड़ देते हैं और जोड़ने से हमको रिकॉम्बिनेंट डीएनए की प्राप्ति हो जाती है। इस तरह से हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को प्राप्त कर लेते हैं। सेकेंड स्टेप में सिलेक्शन ऑफ वेक्टर, डिजायर्ड जीन को किसमें जोड़ा जाए, तो इसके लिए जो वेक्टर हम चुनते हैं उस वेक्टर के अंदर कुछ क्वालिटी, कुछ गुण होने चाहिए। सभी को हम वेक्टर नहीं बना सकते। वेक्टर के लिए जो क्राइटेरिया है उसको वेक्टर को फॉलो करना पड़ेगा, तभी इनका उपयोग जेनेटिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किया जा सकता है। डीएनए मॉलिक्यूल हैविंग कैरेक्टर, इनके अंदर कुछ कैरेक्टर, कुछ गुण होने चाहिए जो हर एक वेक्टर में जरूर होना चाहिए। बिना इसके वेक्टर का उपयोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में नहीं किया जा सकता। सबसे पहला पॉइंट वेक्टर के लिए क्या जरूरी है, स्मॉल इन साइज, इनका आकार छोटा होना चाहिए जिससे हम किसी जीन को इसमें आसानी से जोड़ सके। तो जोड़ने के लिए वेक्टर में फर्स्ट पॉइंट स्मॉल इन साइज। सेकेंड, हैविंग पैलिंड्रोम सीक्वेंस लाइक टू बी डिजायर्ड जीन, इसमें उसी तरह का पैलिंड्रोम सीक्वेंस होना चाहिए जैसा सीक्वेंस जो वांछित जीन है, जो डिजायर्ड जीन है, जिस जीन को जोड़ना है उसमें जो अनुक्रम हो न्यूक्लियोटाइडों के, उसी के अनुरूप इसमें अनुक्रम होना चाहिए। दिस इज द सेकेंड पॉइंट ऑफ ए वेक्टर, सेकेंड कैरेक्टर ऑफ ए वेक्टर। थर्ड क्या होना चाहिए, हैविंग पावर टू इंसर्ट, इस वेक्टर के अंदर ऐसा गुण होना चाहिए कि जो बाहरी जीन को अपने अंदर समावेशित कर ले, अपने अंदर इंसर्ट कर ले। डी, हैविंग क्वालिटी टू इंटर होस्ट सेल, इसके अंदर ऐसा गुण होना चाहिए कि जिसको हम किसी होस्ट सेल, किसी पोषक कोशिका में यदि भेजते हैं
तो यह आसानी से उसके अंदर घुस सके, वहां एक लंबे समय तक टिक सके और प्रोपोगेट करके अपनी अनेक कॉपियां तैयार कर सके। ऐसा गुण वेक्टर के अंदर होना चाहिए, तभी जाकर हम वेक्टर के रूप में ऐसे डीएनए का प्रयोग हम कर सकते हैं जो कम से कम इस 4 क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा हो। इस चारों क्राइटेरिया को फॉलो करने वाले कुछ नाम यहां रखे हुए हैं। पहला नाम बैक्टीरियल प्लाज्मिड का है, दूसरा नाम बैक्टीरियोफेजेज का है, तीसरा नाम कास्मिड है, चौथा नाम फेजमिड है। इन सभी का प्रयोग एज ए वेक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है। प्लाज्मिड जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि ये बैक्टीरियल सेल में पाए जाते हैं, ऑटोनोमस होते हैं, इनके अंदर सेल्फ रिप्लिकेटिंग कैपेसिटी होती है, ऑटोनोमस होते हैं और अपने समान अनेक कॉपियां ये तैयार कर सकते हैं। बाहरी जीन को इनमें निवेशित करने की क्षमता होती है। इसलिए बैक्टीरियल प्लाज्मिड का उपयोग एज ए वेक्टर किया जाता है। बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जो सर्कुलर इन शेप होता है, ऑटोनोमस होता है, सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी होती है। ऐसे अनेक डीएनए के खंड बैक्टीरियल सेल में पाए जाते हैं जिनको प्लाज्मिड के नाम से जाना जाता है। सेकेंड फेज, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरस होते हैं उनको बैक्टीरियोफेज या फाज के नाम से जाना जाता है। इनका भी उपयोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में एज ए वेक्टर किया जाता है। थर्ड कास्मिड, ये क्या होता है? इसमें प्लाज्मिड को बैक्टीरियल जो न्यूक्लियस है, जो इंसिपिएंट न्यूक्लियस है, उसके साथ जोड़कर एक नया वेक्टर बनाया जाता है, उस वेक्टर को हम कास्मिड के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से फेजमिड बनाया जाता है जब प्लाज्मिड और फेज दोनों की डीएनए को मिक्स करके कोई नया वेक्टर बनाते हैं, तो ऐसे वेक्टर को हम फेजमिड के नाम से जानते हैं। तो ऐसे डिफरेंट टाइप का वेक्टर्स का प्रयोग हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में करते हैं। इस तरह से सेकेंड स्टेप ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद से हम क्या करते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए, थर्ड स्टेप में रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं और फोर्थ स्टेप में उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में ट्रांसफर करके उसकी अनेक जो कॉपीज है उस कॉपीज को तैयार करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में कैसे एंट्री करा के और इसकी जो बहुत सारी कॉपीज हैं जिसको हम जीन क्लोनिंग कहते हैं, इसको कैसे करते हैं, इस चीज को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। दैट्स ऑल अबाउट steps of genetic engineering, isolation of desired gene and selection of vector. Okay.